गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक का सेकंड पार्ट। एस ब्लॉक अल्कलाइन अर्थ मेटल 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। अभी एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आप वाले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर 1 में मैंने पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एनसीईआरटी का सारा पॉइंट एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये लेक्चर 2 है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 298, 99, 300 और 301, एक एक लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 to 5 पॉइंट पहले क्लियर करना है, देन नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड लेक्चर में। फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक, जो 2A का फिजिकल प्रॉपर्टी है। बुक मेरे पास है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए, जैसे आप 1A पढ़े हैं एग्जैक्टली सेम वैसे ही तो 2A। 1A आप पढ़ते थे सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, लाइट, वोलेटाइल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जैसे 1A एस ब्लॉक अल्कली मेटल आप पढ़े थे और आप बोलते थे कि वो एकदम सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, लाइट, वोलेटाइल, मोस्ट रिएक्टिव। मैं आपको बताया था कि जैसे आप पनीर या मिल्क प्रोडक्ट, चीज ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, जैसा आप पनीर आप मार्केट में मिलता है एकदम सेम प्रॉपर्टी 1A का। जैसे पनीर है सिल्वरी वाइट, 1A भी सिल्वरी वाइट। पनीर एकदम सॉफ्ट होता है। आप परचेज करते होंगे किसी मिठाई वाले दुकान पे, तो देखते हैं चाकू से ऐसे कट कर दे, वैसे ही सोडियम पे होता है, चाकू से कट करिए कट जाएगा। जैसा पनीर का प्रॉपर्टी वैसा ही 1A का प्रॉपर्टी, वैसे ही 2A का प्रॉपर्टी। सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, एकदम चाकू से कट करेंगे कट जाएगा, हाथ से थोड़ी अगर टूट जाएगा। लाइट, हल्का रहेगा। वोलेटाइल होता है, ठीक है। वो फर्मेंटेशन, जैसे मिल्क प्रोडक्ट का पनीर फर्मेंटेशन करने लगेगा, वो एयर में रखिएगा तो तुरंत रिएक्शन शुरू कर देता है। उसको डीप फ्रीजर में लोग रखता है या फ्रिज के अंदर या पानी में डुबा के रखता है लोग। उसी तरह अल्कली मेटल भी है, एयर में रखिएगा तुरंत रिएक्शन शुरू कर देगा। ऑक्सीजन से कर लेगा रिएक्शन, CO2 से कर लेगा रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन करना शुरू कर देता है। उस पनीर को रखते हैं आप वाटर के अंदर डुबा करके, इसको रखते हैं जस्ट केरोसिन, पेट्रोल, डीजल उसके अंदर डुबा करके। तो जो फीचर आप 1A पढ़े हुए हैं एग्जैक्टली सेम 2A का। सारे के सारे सिल्वरी वाइट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कभी कभी लिखा हुआ है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़ा ग्रे कलर का दिखेगा। जनरल प्रॉपर्टी में सिल्वरी वाइट है, सॉफ्ट है, बट 1A जैसे नहीं। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हार्डर देन, सॉफ्ट लिखना है बट हार्डर देन 1A। वन ए से तो हार्डर, 1A से ज्यादा हार्ड। 1A ज्यादा सॉफ्ट होता है, उससे थोड़ा हार्ड हुआ। लाइट, अगेन लाइट, बट उतना लाइट, उतना हल्का नहीं 1A जैसा। वोलेटाइल ये लोग भी हैं। लस्ट्रस प्रॉपर्टी का मतलब शाइनिंग, चमकते रहेगा आपका। रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल में यहाँ पे लेस देन 1A जैसा रिएक्शन नहीं होता। 1A तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सेम जो फीचर है फिजिकल प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट, लाइट, वोलेटाइल, मोस्ट रिएक्टिव, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, शाइनिंग प्रॉपर्टी, चमकता है आपको। और कभी कभी बेरिलियम, मैग्नीशियम जो है वो ग्रे कलर का दिखता है आपको। नेक्स्ट और क्या क्या लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी में। एक तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट में कोई पैटर्न नहीं है देखिए इसमें, और वो इसलिए पूछा भी नहीं जाता। कोई एक ट्रेंड रहे, एक पैटर्न रहे, सिस्टमैटिक ऑर्डर रहे तो पूछते हैं पेपर में, अदरवाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है इसमें। बट ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि अगर आप 1A से कंपेयर करेंगे और 1A और 2A में कंपेयर करेंगे तो आप फोर्स पढ़ेंगे या आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना चाहें। ये लिखा हुआ है कि हाँ इनमें 1A का ज्यादा होगा 2A से, ये लिखा होगा 1A और 2A में 1A ज्यादा होगा। कैसे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोडियम ले लेंगे और अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, आप इनके लैटिस को बनाएंगे तो सोडियम लैटिस आपका ऐसा होता है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। जबकि मैग्नीशियम का लैटिस आप बनाएंगे तो मैग्नीशियम का लैटिस कुछ इस टाइप का होगा।
टू पॉजिटिव चार्ज एंड टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और इससे तो आपको साफ क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ जो फोर्स होगा ये फोर्स है। मान लीजिए ये फोर्स आप बात करें F1 फोर्स और ये F2 फोर्स है, ये F2 फोर्स हो, तो ये तो साफ दिख रहा है कि F2 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। चार्ज है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज। यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। और स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स सब ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ओहो, ये तो मैंने मिस्टेक गलत लिख दिया। फोर्स या मेल्टिंग पॉइंट में 2 का ना 2A का ज़्यादा होगा 1A से। ये प्लीज करेक्शन यहाँ एक बार फिर से करेक्शन करेंगे। अगर आपने नोट कर लिया है तो समझिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द चार्ज। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये है स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है Q1 Q2 और डिवाइड बाई R का स्क्वायर। तो यहाँ चार्ज बहुत ज़्यादा है, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ। तो ये था आपका ऑर्डर। 1A 2A में कंपेयर कर सकते हैं, बट इसका नहीं, इसका नहीं पूछा जाता है ऐसे। मैं वहाँ पे बुक में जो डाटा है उसके हेल्प से अरेंज कर दूंगा आपको, बट पूछा नहीं जाता है। मैं अरेंज कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फोर 2A लीड कर रहा है बेरिलियम इसमें। फिर मैग्नीशियम होना चाहिए, बट मैग्नीशियम नहीं, ये मैग्नीशियम की जगह आपका है कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम लास्ट में। ये आपको लिस्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसमें नॉन सिस्टमैटिक ऑर्डर, कोई ऑर्डर पैटर्न में नहीं चल रहा है, रैंडम ऑर्डर है। तो ये एक नॉन सिस्टमैटिक ऑर्डर है जिसको मैं डाटा के हेल्प से लिख रहा हूँ। ये एक पैटर्न नहीं है आपको। इसलिए ये आता नहीं है, ये पेपर में आता नहीं है। मैं यहाँ पे जो डाटा है एनसीईआरटी का जो पेज नंबर मैंने लिखा है, यहाँ लिस्ट है, इतना ये लिस्ट है, इसमें वैल्यू डाटा लिखा हो, उससे मैं ऑर्डर अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सो लिखा भी हुआ कि इसमें नॉन सिस्टमैटिक ऑर्डर है। साइंस को समझ सकते हैं हम लोग, याद नहीं कर सकते हैं। इसमें डाटा लिखा हुआ, उस डाटा से मैंने आपको यहाँ लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट लिखना होगा, मैं बना दे रहा हूँ। तो एक ट्रेंड रहता है तब तो आसान होता है, हम लोग साइंस समझ के पढ़ लेते हैं, बट ये इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। सो बेरिलियम लीड कर रहा है, मैग्नीशियम लास्ट में है। ऐसे ही यहाँ के डाटा से मैं बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ। फॉर 2A, सो बॉइलिंग पॉइंट में इसमें पैटर्न में अगेन बेरिलियम है, फिर बेरियम लिखा हुआ, स्ट्रैंशियम है, कैल्शियम है और Mg। अगेन नॉन सिस्टमैटिक ऑर्डर, ऑर्डर पैटर्न में नहीं। फिर से मैं आपको समझा दूं कि ये पैटर्न जो मैं लिख रहा हूं यहाँ एनसीईआरटी में जो ये डाटा लिखा हुआ है, उस डाटा को मैं फॉलो कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डेंसिटी। नेक्स्ट इसमें मुझे डेंसिटी आपको समझाना था। वो भी नॉन सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपका।
सो डेंसिटी में ये ऐसे पैटर्न होता है। मैं एक बार ग्राफ ऐसे बता देता हूँ आपको। टू ए आइटम, यहाँ पे है आपका बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ स्ट्रेंशियम और यहाँ है बेरियम। ये है ऑर्डर डेंसिटी का ऐसा। सो डेंसिटी में एक ग्राफ आप फॉलो करेंगे तो इसमें भी आपको नॉन सिस्टमैटिक ऑर्डर में आएगा। तो बेरियम सबसे ज़्यादा, फिर स्ट्रेंशियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम है और लास्ट में कैल्शियम। अगेन ऑर्डर कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बस एनसीईआरटी में जो डाटा है उसको फॉलो कर रहे हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, उसका ट्रेंड है इसमें लिखा हुआ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी इस प्रॉपर्टी में आपको, तो वो तो आप एक पैटर्न में पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, ये है पैटर्न इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर ऊपर की तरफ जाएगा। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर आप नीचे कर सकते हैं। यह है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर। बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। यही पैटर्न आप रिड्यूसिंग पावर के लिए भी पढ़ सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर भी इसमें यही पैटर्न फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो और नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर लिख सकते हैं। सो रिड्यूसिंग पावर भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में इसमें है फ्लेम टेस्ट। एनसीईआरटी में फ्लेम टेस्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। जैसे 1A आप पढ़े हुए थे वैसे ही 2A पढ़ना। नेक्स्ट आपको 7 पॉइंट नोट करना है फ्लेम टेस्ट। सो एटम, आयन या कंपाउंड ऑफ 2A, इनका फ्लेम टेस्ट कंप्लीट करना है। नोट करेंगे आप। सो फ्लेम टेस्ट ऑफ एटम, आयन या कंपाउंड ऑफ 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो छोटे छोटे पॉइंट में आप ब्रेक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। सो ऐसे ABCD कर लेते हैं। ए, जैसे आप 2A ले रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। रेडियम आप छोड़ दीजिए, रेडियम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, ऐसे तो जनरली ये सारे के सारे सिल्वरी व्हाइट होते हैं। सारा सिल्वर व्हाइट। अब आप इसको हीट करेंगे। नाउ आप हीटिंग करते हैं। फ्लेम टेस्ट आप जानते हैं, 1A का पढ़े हुए हैं, वैसे ही 2A करना आपको। यह है फ्लेम टेस्ट। तो
तो जैसे आप इसको हीट करेंगे, मेटल को हीट करते हैं, ये कलर दिखाना शुरू करते हैं। क्यों होता है कलर, सब हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बट आपको यहाँ नया ये सीखना है कि ये बेरिलियम नो कलर इन फ्लेम टेस्ट, बेरिलियम फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाता है। क्यों नहीं होता है मैं डिस्कस कर दूंगा। मैग्नीशियम नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट, ये फ्लेम टेस्ट में कलर नहीं दिखाएगा। नाउ कैल्शियम दिखाता है, ठीक है, कैल्शियम दिखाएगा ब्रिक रेड, ठीक है, ये ब्रिक रेड कलर इन फ्लेम टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। स्ट्रेंसम के लिखा हुआ, स्ट्रेंसम का क्रिम्सन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्रिम्सन, क्रिम्सन, और आप बोल सकते हैं इसको लाइट रेड, थोड़ा हल्का रेड होता है, सो लाइट रेड कलर फ्लेम टेस्ट में दिखाता है। जबकि आपका जो बेरियम है वो एप्पल ग्रीन कलर, कलर इन फ्लेम टेस्ट, ये जानना है फ्लेम टेस्ट, एप्पल ग्रीन कलर इन फ्लेम टेस्ट। ये कलर आता है पेपर में और है भी एनसीईआरटी में, काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाते रहूंगा आपको। बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाता है फ्लेम टेस्ट में, कैल्शियम स्टार्ट करेगा, ये कलर दिखाना शुरू करता है, और ब्रिक रेड जो घर में ईंट जो रहता है जिस कलर का होता है वैसा ही ब्रिक रेड कलर दिखाएगा, ये उससे हल्का लाइट रेड कलर दिखाता है। और ये बेरियम जो होता है एप्पल, जो ग्रीन कलर एप्पल होता है उस टाइप का कलर दिखाता है फ्लेम टेस्ट में। पॉइंट बी, फ्लेम टेस्ट में कैसे कलर आता है, तो आप जानते हैं कि फ्लेम टेस्ट में जो कलर होता है वो मेटल, कोई भी आप मेटल ले रहे हैं, मान लीजिए एम है, एम आप ये कोई मेटल का एक सिंबॉलिक फॉर्म है, कोई भी मेटल 1A 2A डी ब्लॉक कॉपर एनी मेटल लेंगे, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन है इस मेटल में किसी ऑर्बिट में, ऐसे एक किसी भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, मान लीजिए इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो अपने ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो ये अगर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट रहे, मेटल इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ग्राउंड स्टेट, ठीक है, अगर ये मेटल है ग्राउंड स्टेट में, जैसे सोडियम है पोटेशियम है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो ये तो आप जानते हैं कि ये अगर 1A और 2A ले रहे हैं तो ये कलरलेस हुआ, या व्हाइट कह सकते हैं इसको, अगर ये ग्राउंड स्टेट में तो व्हाइट मेटल हुआ। नेक्स्ट, जैसे आप इसको हीट करना शुरू करते हैं, आप जानते हैं कि जैसे आप हीटिंग करते हैं, यहां आप इस मेटल को हीट करेंगे ऐसे, सो जैसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां एनर्जी सप्लाई करेंगे और ये एनर्जी इसको मिल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एनर्जी ऑफ फ्लेम, ये फ्लेम के एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा और गेन करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप कर गया और एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब हायर ऑर्बिट, वो जो हायर ऑर्बिट पे चला जाता है, और हायर ऑर्बिट से जब रिटर्न करेगा, जब घर वापस आएगा, घर वापस आते समय जब वो रिटर्निंग करेगा और रिटर्निंग करते समय ये कलर इमिट करता है, यही जो घर वापस आएगा यही कलर जो है वो इमिट करता है। और हर मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी है, सोडियम गोल्डन येलो कलर इमिट करेगा, यहाँ कैल्शियम पड़ रहा है वो ब्रिक रेड हुआ, इसको कलर हो गया एक ग्रीन कलर का हो गया, तो हर मेटल का अपना अपना अलग फीचर है, बट रीजन यही है, फ्लेम टेस्ट का रीजन यही है। सो फ्लेम टेस्ट क्यों होता है, क्यों कलर दिखता है, तो ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी ऑफ फ्लेम, ठीक है। सो फ्लेम टेस्ट, ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट किया, और जब घर वापस तो आना ही है, वो ऐसे रिटर्न करेगा, वापस तो जाना ही आना ही है घर, और जब वापस आएगा तो कलर इमिट करता है, तो आप नोट कर लेंगे, पहले भी पढ़े हुए हैं। सो फ्लेम टेस्ट, कलर इन फ्लेम टेस्ट
ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन with energy of flame, एनर्जी ऑफ फ्लेम, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, वहां बस आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसी चीज को हम लोग ड्राइंग बना बना के पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और एनर्जी ऑफ फ्लेम, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, हायर ऑर्बिट में जंप करेगा और घर तो वापस आना है, रिटर्न करना है। रिटर्न करते समय वो कलर इमिट करता है और वो हर मेटल का अपना अलग प्रॉपर्टी, लिथियम अलग है, सोडियम अलग है, पोटेशियम अलग कलर इमिट करता है और ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये अलग कलर इमिट करते हैं। तो आपको ये ड्राइंग करके समझाना भी है कि क्यों कलर इमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, सी फ्लेम टेस्ट के लिए। अब आप यहां पे लिख लेंगे बी, ये 4 है, 9 बेरिलियम। इसके बारे में सीखते हैं, ये क्यों नहीं एक्साइट हुआ, ये फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। बड़ा सिंपल रीजन है, आता है ना पेपर में कि बेरिलियम नॉट सो फ्लेम टेस्ट, क्यों नहीं एक्सप्लेन करेंगे, एकदम इजी। आप ऐसे लिखेंगे बेरिलियम, बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2, ऐसे बनाएंगे 1s2 इस तरह से और 2s2 ऐसे लिख देंगे। फिर आप बोलेंगे कि एक तो बेरिलियम मेरा छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज, स्मॉल साइज आप लिखेंगे, एक तो स्मॉल साइज है, दूसरा फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड देख रहे हैं, पूरा भरा हुआ फुलफिल्ड सब ऑर्बिट। फुलफिल्ड के चलते आप बहुत सारा लाइन यहां पे लिखेंगे, बोलेंगे ये तो मोस्ट स्टेबल होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं, मोस्ट स्टेबल है और बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज, ठीक है। बेरिलियम एकदम छोटा साइज का, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, बल्कि ऐसे बेरिलियम बनाएंगे तो प्लस जेडी, ठीक है, प्लस 4e प्लस जेडी, ये न्यूक्लियस हो गया बेरिलियम का। और ऐसे बना देंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्बिट में और सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देंगे, ऐसे। एकदम छोटा साइज है, देखिए एकदम छोटा साइज है, फुलफिल्ड है, स्मॉल साइज है, मोस्ट स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव है, छोटा साइज, साइज छोटा होने के चलते स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। सो ऐसे ब्रेक कर करके आपको लिखते रहना है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको निकालना भी बहुत टफ है। देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दूर है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन दूर है, इनमें बहुत अट्रैक्शन नहीं है, बड़ा साइज हो गया ना, थोड़ा अट्रैक्शन वीक होता है। तो इसलिए अगर आप एनर्जी यहां फ्लेम कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके सीधे एक्साइट कर जाएगा। बट बेरिलियम के साथ नहीं है, बेरिलियम का आप देख रहे हैं कि एकदम छोटा, बहुत छोटा, स्मॉल साइज का, एकदम छोटा साइज का। दूसरा कि ये फुलफिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। तीसरा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है और एकदम छोटे साइज के चलते इसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत अट्रैक्शन रहेगा। इस अट्रैक्शन के चलते हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आप इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करिए, तो एक्साइट करने की कोशिश करिए, आप हीट करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। यहां आप हीटिंग कर करके, आप फ्लेम लगा करके, हीट कर करके बहुत ज़्यादा भी हीट दे देंगे, कुछ भी नहीं होगा। यहां पे आप 2-4 ऑर्बिट और बनाना हो, आप करके लिख के ऐसे दिखा दीजिए ऐसे, बट वो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा।
स्मॉल साइज, छोटा साइज है, ये बड़ा साइज था भाई, बड़ा साइज था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में थोड़ा वीक अट्रैक्शन हुआ, कोई आया, एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन भाग गया, दूर चला गया, बट लौटेगा। यह है कि दूर चला जाएगा, वापस आना ही है उसको। वापस रिटर्न किया, कलर इमिट करते हुए आया, वही कलर आपको फ्लेम टेस्ट में दिखता है। हर मेटल का अपना अपना अलग कलर होता है। बेरिलियम फ्लेम टेस्ट नहीं शो करता है। एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन करिए क्यों नहीं शो कर रहा है। तो बेरिलियम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, इसका ड्राइंग बना देंगे, बोलेंगे स्मॉल साइज बेरिलियम है, फुलफिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। और साइंस का फुलफिल्ड क्या होता है? मोस्ट स्टेबल है। छोटा साइज, स्मॉल साइज के चलते स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से। और अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट एक्साइटेड विथ एनर्जी ऑफ फ्लेम। ये जंप ही नहीं करेगा, आप खूब दीजिए, इलेक्ट्रॉन छूट के हटेगा ही नहीं। ये इसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इतना अट्रैक्शन है, वो छोड़ेगा ही नहीं, कलर शो ही नहीं करेगा। क्योंकि कलर शो करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। जस्ट नोट करेंगे आप। नोट कीजिए। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम not excited with energy of flame, so finally लिख लें बेरिलियम not show color in flame test. सो कलर इन फ्लेम टेस्ट, ये कलर नहीं दिखाता है, बेरिलियम नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट। तो ये जानना है आपको, ड्राइंग बना बना के आपको सीखना है। स्मॉल साइज, फुल फिल्ड, मोस्ट स्टेबल, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, एक्साइट ही नहीं करेगा। जब एक्साइट ही नहीं करेगा तो आपका कभी फ्लेम टेस्ट देता ही नहीं है, तो बेरिलियम नहीं दिखाता। मैग्नीशियम के बारे में भी लिख लीजिएगा, वो भी फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाता है। तो फ्लेम टेस्ट में ये सब पॉइंट आपको जानना था। मैग्नीशियम लिखेंगे, ड्राइंग कर लेंगे। सो ये भी स्टेबल है, सेम रीजन आप लिख लेंगे, नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट, नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट। कलर तो नहीं दिखाता है, बट कुछ तो अलग होता है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वो क्या है मैं समझा देता हूं। सो मैक्सिमम कलर नहीं दिखाता है, फ्लेम टेस्ट में कलर नहीं दिखाता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बट आपको जानना है कि अगर आप मैग्नीशियम को जलाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मैग्नीशियम को जलाएंगे, और जलाने के लिए आप ऑक्सीजन तो यूज करेंगे ही, और ऑक्सीजन को यूज करते हुए अगर आप जला रहे हैं, मतलब आप मैग्नीशियम को फायर करेंगे। फ्लेम टेस्ट में वही तो करते हैं, मेटल को लेकर के उसको जलाते हैं फ्लेम में। सो यहाँ पे हम लोग फ्लेम यूज कर रहे हैं,
और इसको बंद करेंगे। ठीक, जैसे इसको आप बंद करेंगे, यहां आपको एक नया चीज जानना है कि बनेगा तो MgO और बट साथ में यहां पे डेल्टा H एक्सेस लाइट इमिट करता है। यहां पे एक्सेस लाइट एनर्जी, एक्सेस वाइट ब्राइट लाइट इमिट, एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में। और मैग्नीशियम आप जलाएं, सब लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं अभी सब लोग जलाएं मैग्नीशियम का। और फ्लेम टेस्ट किए हैं, घर पे किए हैं, सब लोग फ्लेम टेस्ट किए हैं। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम कहाँ यूज किए हुए आप, ठीक है। मैग्नीशियम कलर तो नहीं दिखाता है, एनसीईआरटी में लिखा होगा कि नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट, बट उसके अंदर कलर तो नहीं, बट ब्राइट व्हाइट, एकदम ब्राइट, एकदम व्हाइट लाइट जो होता है वो मैग्नीशियम इमिट करता है, ठीक है। फ्लेम नहीं, कलर नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज ये सब कलर नहीं, बट व्हाइट लाइट इमिट करता है और सब लोग यूज किए हुए हैं। देखिए आप, सारे लोग, हम भी, आप भी, सब लोग क्रैकर्स, पटाखा जब छोड़ते हैं होली के टाइम, दिवाली का टाइम, दशहरा का टाइम, छठ पूजा का टाइम, क्रैकर्स सब लोग छोड़ते हैं घर में। तो क्रैकर्स जब छोड़ते हैं आप, तो उसमें सबसे कॉमन, जो मोस्ट कॉमन क्रैकर्स जो है फुलझड़ी। बचपन में भी हम लोग छोटे छोटे थे तो एक ही क्रैकर सबसे ज्यादा सबको मिलता था, वो फुलझड़ी हुआ। तो फुलझड़ी ये आपका, देखिए आपको फुलझड़ी फ्लेम टेस्ट ही तो है। ये हो गया आपका, एक रॉड रहेगा, आप जानते हैं कि ये एक रॉड रहेगा, इस रॉड को हम लोग पकड़ लेते थे, हाथ से पकड़े रहते थे। ये फुलझड़ी पे पूरा ऐसे केमिकल लगा रहता था, ठीक है, ऐसे पूरा केमिकल लगा हुआ है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप निकालें फुलझड़ी को और केमिकल को देखें, तो उसके ऊपर एक व्हाइट स्पॉट पड़ा रहेगा। एकदम देखें, आप सब लोग देखे हैं, सो व्हाइट ऐसे स्पॉट रहा, ठीक है। ये फुलझड़ी के केमिकल जो रहता है उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट रहता है। ये जो व्हाइट स्पॉट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट स्पॉट ऑफ मैग्नीशियम है, वही मैग्नीशियम। जो फुलझड़ी जो है निकालिए, आप उसके ऊपर देखिएगा, केमिकल के ऊपर एकदम उजला डॉट कई जगह स्पॉट बना रहता है, वही तो मैग्नीशियम है। और जब आप जलाते हैं, आप कैंडल लेते हैं, बचपन में जस्ट कैंडल जला लिए, कैंडल जला करके ऐसे एक कैंडल ले लिए और कैंडल में ऐसे जला करके, और हम लोग तो ऐसे यही सब लोग करते हैं। आप भी ऐसे फुलझड़ी को यहाँ से पकड़े हैं और यहाँ जलाएंगे, देखिए हो गया फ्लेम टेस्ट। यही तो है फ्लेम टेस्ट। मेटल, मैग्नीशियम, आयरन के रॉड है, उस पर रखा हुआ कोने पे, हम लोग यहाँ से पकड़े रखेंगे और यहाँ से जलेगा। और जैसे ही फुलझड़ी जलता है, जलते ही देखते हैं कितना एकदम ब्राइट व्हाइट लाइट, एकदम चमकता हुआ लाइट निकलता है। जैसे जला, जलते ही आप देखिएगा एकदम खूब तेज ऐसे जला, यहाँ से आप ब्राइट व्हाइट एकदम लाइट ऐसे निकलना शुरू कर देता है, पूरा चमकने लगेगा लाइट। देखिए यही है मैग्नीशियम। नॉट सो कलर इन फ्लेम टेस्ट, कलर तो नहीं दिखाएगा, बट एकदम लाइट, ब्राइट व्हाइट लाइट एकदम इमिट कर देगा, खूब तेज चमकते हुए लाइट निकलता है। तो ये सब लोग फ्लेम टेस्ट किए हैं, आप घर पे किए होंगे। यहाँ पे आप स्पॉट है, मैग्नीशियम का स्पॉट रहता है। तो मैग्नीशियम आपको देखना हो तो क्रैकर्स में आपको यहाँ लिख लेंगे। सो क्रैकर्स के ब्राइट व्हाइट लाइट का जो सोर्स है वो मैग्नीशियम ही है। तो मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाता है, बट व्हाइट लाइट इमिट करेगा, और व्हाइट लाइट बहुत तेज व्हाइट लाइट, एक्सेस व्हाइट लाइट इमिट करता है, जिसको सिग्नल के लिए भी यूज करता है लोग। ट्रैकर जो होता है, माउंटेनर लोग होता है, ट्रैकर करते करते वो कहीं खो गया अगर, तो ये रिबन रहता है मैग्नीशियम का रिबन, या मैग्नीशियम का जो क्रैकर्स रहेगा वो सिग्नल के लिए भी यूज करते हैं। क्रैकर्स से छोड़ के एयर में छोड़ दिया जाएगा, क्रैकर्स ऊपर जाएगा, एकदम ब्राइट व्हाइट चमकेगा। सो सिग्नल में भी यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका रिबन भी आता है, क्रैकर्स में मैग्नीशियम रिबन भी बचपन में हम लोग जलाते थे, बड़ा सा, इतना बड़ा 1 मीटर का रिबन रहता था, एक जगह जलाए देखते थे पूरा आग एकदम लाइट एकदम। या एक लाइटर करके क्रैकर्स आता था, लाइटर ऐसे इतना बड़ा सा रहता था, पेपर रैप रहता था, तो उसमें भी मैग्नीशियम पूरा पाउडर भरा रहता था, जलाते थे हम लोग, पूरा रूम एकदम ब्राइट हो जाएगा। तो सब मैग्नीशियम है,
जो सोर्स ऑफ ब्राइट व्हाइट लाइट तो मैग्नीशियम है, और फ्लेम टेस्ट है जो हम लोग क्रैकर्स छोड़ते हैं। नेक्स्ट, तो बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम, फ्लेम टेस्ट पढ़ना था आपको। कलर तो नहीं है बट किया हुआ है फ्लेम टेस्ट, ब्राइट व्हाइट लाइट मिलेगा। नेक्स्ट DE, देखिए अब यहां पे ऐसे लिख लेंगे। देखिए क्रैकर्स में अगर आपको ब्राइट व्हाइट लाइट क्रैकर्स नहीं चाहिए, आपको खूब कलर्ड क्रैकर्स चाहिए, कलर्ड क्रैकर्स, उसमें अगर रेड कलर चाहिए, थोड़ा डार्क रेड चाहिए, थोड़ा ग्रीन कलर चाहिए, अनार बम हम लोग छोड़ते हैं, अनार बम ऐसे लगाएंगे तो उसमें से खूब कलर निकलता है। तो वो जो कलर निकलता है उसमें यूज करते हैं कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, समटाइम कॉपर भी यूज करते हैं, कभी कभी लेड भी यूज करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन क्रैकर्स में, जैसे ये है बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब अगर इस क्रैकर्स में सोचिए कि इस क्रैकर्स में अगर आप मैग्नीशियम भी रखें और साथ में मैग्नीशियम की जगह साथ साथ अगर आप कैल्शियम यूज कर रहे हैं, कैल्शियम साथ साथ अगर क्रैकर्स में यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेंशियम, यहाँ पे स्ट्रेंशियम यूज करेंगे, साथ साथ यूज कर रहे हैं अगर आप बेरियम यूज कर रहे हैं ऐसा। तो अगर इनको फ्लेम टेस्ट करेंगे, यहाँ आप फ्लेम टेस्ट कर लेंगे तो ये लोग कलर दिखाता है, ये 3 लोग कलर दिखाएगा। कैसा कलर है आप नोट कर लेंगे, यहाँ जस्ट छोटा छोटा एक फ्लेम बना लेंगे। तो क्रैकर्स में खूब यूज होता है 2A का मेटल ऐसे। सो कैल्शियम का जो कलर होगा यहाँ पे आप बना लेंगे। कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड, जो ईंट वाला रेड होता है वो आप कलर बना लेंगे कि ये एक ब्रिक रेड कलर। सो कैल्शियम शो करता है कलर फ्लेम टेस्ट में ब्रिक रेड कलर। स्ट्रेंशियम है लाइट रेड, क्रिम्सन रेड रहेगा, तो लाइट रेड कलर आप यूज कर लेंगे, वही रेड पेन से ही आपको बना लीजिएगा। सो क्रिम्सन या लाइट रेड कर लेंगे आप। बेरियम जो है ग्रीन में वो भी एप्पल कलर का। तो ये ऐसे ड्राइंग कर लेंगे और लिखेंगे कि ये फ्लेम टेस्ट ऑफ 2A, यही है फ्लेम टेस्ट। और ये सब यूज करते हैं क्रैकर्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट। 1A का भी पढ़े थे, 2A का भी पढ़े थे। सो E और F में लिख लेंगे। 2A एटम, आयंस और कंपाउंड, यूज इन क्रैकर्स, कलर्ड क्रैकर्स। कलर्ड क्रैकर्स को फायरवर्क भी बोल सकते हैं, कैसे में फायरवर्क भी कई बार आता है। कलर्ड क्रैकर्स और इन फायरवर्क। सो कलर्ड क्रैकर्स और फायरवर्क में भी यूज करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सॉल्ट एनालिसिस में भी यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्ट का टेस्ट करना होता है। मान लिया आपके हाथ में 3-4 सॉल्ट दिया रहेगा तो टेस्ट करने के लिए, तो उसमें भी ये कलर से फ्लेम टेस्ट से यूज करते हैं। और इन क्वालिटेटिव एनालिसिस और सॉल्ट एनालिसिस। सो इस कलर के चलते, इनका सबका अलग अलग कलर है,
मैक्सिमम कलर नहीं दिखा रहा है और दिखा भी रहा है तो एकदम व्हाइट कलर, ब्राइट व्हाइट, तो सब सॉल्ट एनालिसिस में यूज करते हैं। कई बार स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि आप क्रैकर्स में 2A यूज कर रहे हैं, 1A क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? 1A में तो सब अच्छा अच्छा कलर था, लिथियम का कलर था रेड कलर, सोडियम गोल्डन येलो कलर था, कुछ लोग ब्लू कलर था, तो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं उसको? 2A को ही कलर यूज करना है। फ्लेम टेस्ट अगर आप क्रैकर्स यूज कर रहे हैं, कोई फुरझरी है, अनार बम है, तो उसमें 2A का ही सॉल्ट, आयन या एटम यूज करना है, 1A को नहीं लेना है। अच्छा 1A अगर ले लेंगे, मान लिया फुरझरी में आपको छोड़ना है और उसमें अगर आप यूज करेंगे सोडियम, सोच रहे हैं कि गोल्डन येलो कलर निकल जाए, सोडियम यूज करना है, तो वो नहीं लेना है। सोडियम पता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप जैसे उसको जलाइएगा सोडियम को, बम की तरह ब्लास्ट कर जाएगा, बहुत हाई एनर्जी होता है। सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है, मैग्नीशियम स्टैटिक है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है रिएक्टिव, मेटल है, एस ब्लॉक का है, रिएक्टिव है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि आप एयर में छोड़ेंगे। सोडियम को तो ऐसे एयर में छोड़िए फायर पकड़ लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, एयर के वाटर से रिएक्शन कर लेगा, CO2 से रिएक्शन कर लेगा, एयर के नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता है, नाइट्रोजन से स्लो होता है रिएक्शन बट कर लेता है। जबकि आप 2A को रखिएगा, 2A थोड़े स्टेबल होते हैं, थोड़े स्टेबल है, इसलिए 1A का नहीं लेना है। 1A नॉट यूज इन क्रैकर्स, कोई भी 1A आयन एटम कंपाउंड, जबकि कलर वो भी दिखाते हैं बट नहीं लेना है क्रैकर्स में, क्योंकि क्रैकर्स में हम लोग जस्ट फायर अपने लगाते हैं, वहाँ पे कैंडल रखे हम लोग ऐसे पकड़े रहते हैं, फुलझड़ी हाथ से पकड़े रखेंगे, अगर उसके अंदर 1A का मेटल यूज करेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, तुरंत बंद कर जाएगा। सो 2A स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका यूज करते हैं सॉल्ट क्रैकर्स के अंदर। सो F और E F G कर लीजिए। सो आप लिख लेंगे 1A एटम आयंस और कंपाउंड, not used in salt, not used in crackers due to very high reactivity. Reactivity of 1A atom और आयंस का कंपाउंड। सो उनका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो यूज नहीं करते हैं हम लोग। 2A ले लीजिए, 2A थोड़ा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी का आप पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में तो यही लिखा हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी इतना ही है आपका। नेक्स्ट मैं यूजेज डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी एक पेज पे इधर है 6 पॉइंट है और नेक्स्ट पेज पे भी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो मैं बीच में यूजेज कर लेता हूँ और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर देता हूँ। नोट करेंगे, फिर मैं यूजेज डिस्कस करता हूँ। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी में है यूजेज, पहले यूजेज डिस्कस कर लेते हैं और देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे का यूजेज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैं स्टार्ट करता हूँ रेडियम, रेडियम से स्टार्ट करता हूँ लास्ट से, नंबर 1। इसमें भी ABCD करके पढ़ते रहिए आप। चलिए लिखिए पहले रेडियम, RA 88 और 226 होता है, यहाँ स्टार लगा देंगे, नेम लिखेंगे रेडियम। रेडियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, सो यहां से यूजेस डिस्कस करते हैं हम लोग। रेडियोएक्टिव एटम, मैं इसको मिटा देता हूं। नंबर 1, कहीं ना कहीं चीजें पढ़ा हुआ रहता है, उसी को रिपीट करेंगे। रेडियम द अल्फा इमिटिंग रेडियोएक्टिव एटम है, ये अल्फा इमिट करता है और बहुत ज़्यादा, ऐसे तो सारा इमिट करना चाहिए अल्फा बीटा गामा, बट ये मेजर रेडिएशन जो है वो अल्फा इमिट करता है। तो रेडियम
इज एन अल्फा emitting ABCD कर लीजिए रेडियोएक्टिव एटम। सो अल्फा इमिटिंग रेडियोएक्टिव एटम है। अच्छा, कैसा अल्फा इमिट करता है वो भी आपको डिस्कस करना है। यहां आप रेडियम बना लेंगे और ये है आपका 88 और 226 है, और ये स्टार आप लगा देंगे, और जैसे ही इसमें से अल्फा निकलता है वो रेडॉन बन जाएगा। रेडॉन हुआ, जस्ट अल्फा का मतलब होता है 2 हीलियम 4, हीलियम न्यूक्लियस होता है ना अल्फा, अल्फा 2 हीलियम 4 ये हो गया। सो यहाँ पे आप अल्फा आप ऐसे भी प्लस साइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ 88 है, उसमें से 2 हटाएंगे 86 बन गया, और यहाँ से 4 हटाएंगे 222, और ये भी स्टार, ऐसे स्टार बनाएंगे। तो ये है अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा रे जो कि आप पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। और ये दोनों के दोनों, ये दोनों इनर्ट गैस है। ये भी पूछा गया है कि एक ऐसा एटम बताइए जो कि 2 इनर्ट गैस इमिट करे, तो वो ये है आपका रेडियम। ठीक है, दोनों इनर्ट गैस है। क्योंकि इनर्ट गैस में आप जानते हैं कि इनर्ट गैस का लिस्ट में आप पढ़ते हैं हीलियम, उसके बाद पढ़ते हैं नियन, उसके बाद आर्गन होता है, फिर होता है क्रिप्टन, फिर जेनन होता है, और रेडन होता है। तो देखिए ये भी इनर्ट गैस है और ये भी इनर्ट गैस है। तो ये जो रेडियम है वो दो इनर्ट गैस इमिट करता है। तो रेडियम के बारे में ये पता चला कि रेडियम जो है ना वो अल्फा इमिटिंग, ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो बहुत सारे अल्फा रेडिएशन इमिट करता है। अल्फा, अल्फा रे का मतलब ये हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि आप हीलियम से ऐसे प्रोजेक्ट करना होता है। सो इसके चलते इसको यूज करते हैं हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, 11th क्लास पढ़े हुए थे, तो आप नोट कर लेंगे कि रेडियम यूज इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी रिएक्शन के चलते। सब पढ़ा हुआ है, बस एक जोड़ते जाइए सब एक जगह। बी, use as source of alpha ray, in Rutherford alpha scattering experiment. आप पढ़े हुए हैं बट नोट करेंगे, हम लोग सीखेंगे, बार बार सीखते रहेंगे, और इस तरह आप एक ड्राइंग भी बना लेंगे कि ये लेड का आप बॉक्स यूज करते थे। इसके बीच में यहां रेडियम रखते थे, यह है रेडियम जो रेडियोएक्टिव एटम है वो यहां रखना था। चारों तरफ से लेड के बॉक्स से सील्डिंग होता था जो आप पढ़े हुए हैं, और यहां रखते थे आप गोल्ड का फॉइल, गोल्ड का सीट यूज करते थे, और यहां से निकलता था अल्फा रे, जो लेड बॉक्स है यहां से अल्फा रे बाहर निकलेगा। ये है अल्फा। सो रेडियम जो होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज किए हुए हैं आप, तो वो आप नोट करेंगे, इसलिए कि ये एक सोर्स ऑफ द अल्फा रे है और दो रेडिएशन, दोनों इनर्ट गैस इमिट करता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेडियम जो है वो मेडिसिन में भी यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट सी पॉइंट, रेडियम आप जब रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे, बहुत सारे लिस्ट मैं बनाऊंगा, वो रेडियोएक्टिव एटम का लिस्ट पढ़ना आपको। उन सारे लिस्ट में अगर कोई पूछा जाए कि मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो सबसे पावरफुल रेडियोएक्टिविटी दिखाता है, आंसर है रेडियम। रेडियम द मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इमिट अ मैक्सिमम
रेडियोएक्टिव रेडिएशन जो अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन होता है बहुत इमिट करता है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि ये मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, पूरी साइंस का मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट। पूरी केमिस्ट्री के अंदर। सो मोस्ट रेडियोएक्टिव का मतलब इमिट मैक्सिमम रेडियोएक्टिव रेडिएशन, बहुत रेडिएशन निकालता है, मैक्सिमम रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियोएक्टिव रेडिएशन में अल्फा और बीटा और गामा ये रेडिएशन बहुत इमिट करता है। सो ये प्रॉपर्टी रेडियम का है कि रेडियम बहुत ज़्यादा रेडियोएक्टिव रेडिएशन इमिट करता है और इस रेडिएशन का जो यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ये रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रे होता है, कैंसर के सेल को वो किल करता है। ठीक है, सो आप यहाँ नोट करेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब सॉल्ट ऑफ रेडियम, salts of radium used in radiotherapy. रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी भी बोल सकते हैं इसको, और कीमोथेरापी for treatment of cancer. तो कैंसर के सेल को किल करने के लिए ये रेडियम, क्योंकि इसी रेडिएशन से जो होता है वो यूज करते हैं सेल को कट करने के लिए, जलाने के लिए बोलते हैं कि सेल को रेडिएक्टिव रेडिएशन से जो कैंसर का सेल होता है उसको किल करने में यूज करते हैं, और किल करने में वही रेडियम यूज किया जाता है। आपको जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए बॉडी का कोई पार्ट है और वो इन्फेक्शन हो गया, यहाँ कैंसर का सेल जो हो गया, कैंसर क्या है, अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ द सेल तो है, ये सेल कहीं पे कैंसर जो हुआ वो सेल यहाँ से ग्रो करने लगा, खूब तेज ग्रो करने लगा, अनकंट्रोल ग्रोथ है, तो इसको जलाना होता है। ये सारे सेल्स जो हैं वो अनवांटेड सेल जो है बॉडी का वो ग्रो होना शुरू किया, तो इसको किल करना। तो किल करने के लिए हम लोग ये रेडिएशन यूज करते हैं, ये अल्फा बीटा गामा रे, ये रेडिएशन यूज किया जाता है। तो ये रेडिएशन से किल होता है। तो यहाँ पे आपको यूज करना होता है रेडियम का सॉल्ट, तो सॉल्ट्स ऑफ रेडियम। सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बहुत पावरफुल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो ये सेल्स को, कैंसर सेल को किल करने के लिए ये अल्फा बीटा गामा इसी से किल होता है। तो इसके लिए रेडियम का सॉल्ट यूज करते हैं, ये यूजेज ऑफ रेडियम में आ जाएगा। सो इसको रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी बोलते हैं। सो ये जो होता है आपका रेडिएशन अल्फा बीटा गामा, ये किल करता है। जहाँ पे जिस शहर में नहीं रहता है, जैसे ये रेडियोथेरापी अब तो बहुत जगह आ गया है, रेडियोथेरापी की रेडियम का रेडिएशन यूज करना है। ये आपका हार्ड रेडिएशन है जो अल्फा बीटा गामा रे बर्न करता है, चीज़ों को जलाएगा, तो ये कैंसर के सेल को जलाता है। और जब बहुत पहले 10 साल पहले सब नहीं था, वो छोटे छोटे शहर में फैसिलिटी नहीं था, तो उस समय एक इंजेक्शन आता था, रेडियम का है, वही कंपाउंड है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। इफेक्टिव ये बहुत इफेक्टिव है कि ये स्किन को, सेल को ये जला देगा, जहाँ पे इन्फेक्शन है सबको जलाएगा। पहले 10 साल पहले जब ये नहीं था, बहुत शहर में इसकी फैसिलिटी नहीं थी, तो इंजेक्शन बड़ा इंजेक्शन होता था, इतना बड़ा रेडियम का इंजेक्शन था, वो 10,000 का एक इंजेक्शन आता था। और वो जो इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ सिरिंज से इजेक्ट किया जाता था, वो रेडियम ही इंटर करता था जो जलाता था, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। ज़्यादा इफेक्टिव ये इफेक्टिव है कि जिसमें आप रेडिएशन से किल करते जितना सेल है, और इसका भी एक कोर्स होता है, एक बार किल करना है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, जैसे जैसे डॉक्टर लोग आप सजेस्ट करते हैं वैसे ये रेडियोथेरापी कराना होता है। ठीक है, तो इसमें रेडियम का रेडिएशन यूज करते हैं।
ठीक है। और अगर रेडियम नहीं हो, अगर रेडियम नहीं रहता है तो कोबाल्ट 60, मैंने आपको बताया था कोबाल्ट 60 भी यूज करना होता है। तो कोबाल्ट 60 यहां पे आप नोट करेंगे, सब चीजें जनरल नॉलेज का चीज है और आगे आते रहता है, कई बार आएगा भी चीजें, और ये सब तो जनरल नॉलेज का है। इनऑर्गेनिक होता ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग है आपका। सो कोबाल्ट 60 ये 27 है और यहाँ पे 60 करेंगे, स्टार कर लेंगे, ये लिखेंगे इसको कि कोबाल्ट 60। ये रेडिएक्टिव कोबाल्ट है। सेम फीचर, ये भी बहुत पावरफुल इसमें भी रहता है। अगर ये कैंसर का सेल कहीं ग्रो हो रहा है, उसको किल करने में यूज करते हैं। ये भी खूब इमिट करता है। अल्फा, बीटा, गामा रे। कोबाल्ट 60 भी यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 भी आपका कैंसर को किल करने में यूज किया जाता है। और लिखना चाहेंगे कैंसर के और कुछ मेडिसिन आपको लिखना हो, जैसे रेडियम हम लोग पढ़ रहे थे, रेडियम का तो आप पढ़ चुके हैं यूजेज, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। बाकी रेडियम अगर नहीं रहता है हॉस्पिटल में, रेडियम अगर नहीं पहुंच पाया तो कोबाल्ट 60 भी एक अच्छा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसका भी प्रॉपर्टी रेडियम जैसा ही होता है। ओरल मेडिसिन कुछ लेना है, ओरल मेडिसिन के लिए सिस्प्लेटिन, जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए 4 to 5 टाइम पूछा हुआ है, सिस्प्लेटिन। नाउ DE, ये कैंसर अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप 2 मिनट टाइम देकर के आप जरूर लिख लें सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ऐसा है, या ड्राइंग बनाएंगे तो ऐसा ड्राइंग कर लेंगे। बस साथ साथ बना लेंगे या क्लोज बना लेंगे ऐसा। ये सिस्प्लेटिन है, ये यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। सो यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर। सिस्प्लेटिन ये टैबलेट रहता है, ये इंजेक्शन नहीं है, ये टैबलेट फॉर्म में रहता है। ये कैंसर के मेडिसिन में खूब यूज होता है, काफी फेमस है। आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये पार्ट है, सिस फॉर्म है, ऐसे लिखा रहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो NH3 एक साइड, बस क्लोज रखना होता है। जो भी ग्रुप रखेंगे साथ साथ रखेंगे, ऐसे लिखें, चाहिए लिख लें। जब आप 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो इसका हाइब्रिडेशन होता है DsP2। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर फिगर आता है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ऐसे नेम, ये फॉर्मूला, फिगर यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर। एक दो और मेडिसिन लिख लीजिए, आगे भी पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे, बट आप यहां से कंप्लीट करते रहिए। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एक आइसोटोप है, देखिए जो आप लिखते हैं P फॉस्फोरस, और ये 15 लिखते हैं और 32 कर लेंगे और यहां एक स्टार लेंगे, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस 32। ये रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है, यहां आप लिखेंगे फॉस्फोरस 32। ये एक रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है। लिख लीजिए, मैं समझाता हूं।
रेडिएक्टिव फास्फोरस है। आपके पीरियोडिक टेबल का फास्फोरस ये है, आपके पीडी में जो रखा हुआ फास्फोरस 15 है और 31 है, ये स्टेबल फास्फोरस होता है, ये रेडिएक्टिव नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल वाला स्टेबल फास्फोरस ही है। आप नोट कर लेंगे कि आपका जो पीरियोडिक टेबल में ये फास्फोरस है, ये रेयर है। ये फास्फोरस 15 और 32 हो गया, 32 रेयर है, वो एक रेडिएक्टिव फास्फोरस। आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये भी फास्फोरस जो होता है ये यूज किया जाता है मेडिसिन ऑफ कैंसर, और कैंसर के कई टाइप होते हैं ना। अगर एक ब्लड कैंसर हो, ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया डिजीज भी बोलते हैं, ल्यूकेमिया कैंसर या ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में यही मेडिसिन चलता है। तो फास्फोरस 1532 ये ब्लड कैंसर का मेडिसिन है। तो आगे आएगा, आगे फास्फोरस फैमिली भी पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे, तो सब में रिपीट करेगा, बट सीखते जाते हैं ना, ये जनरल नॉलेज का तो चीज़ है आपका। सो ये यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन इन ब्लड कैंसर। इन ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। सो ल्यूकेमिया कैंसर या ब्लड कैंसर जो बोलते हैं, ल्यूकेमिया उसी को बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया डिजीज बोलते हैं। देखिए ऐसे लिखा था ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कैंसर जो हुआ, बट एक्चुअली होता है ये बोन मैरो कैंसर होता है। ऐसे लिखा रहेगा, नाम लिखा रहता है ब्लड कैंसर, या जो हम लोग साइंस का नाम है ल्यूकेमिया डिजीज बोलते हैं, ल्यूकेमिया कैंसर बोलते हैं। और इसमें फास्फोरस 1531 ये रेडियोएक्टिव कंपाउंड है, वो यूज किया जाता है मेडिसिन में, बट ये ब्लड से रिलेटेड नहीं है। नाम बस लिखा हुआ ब्लड कैंसर हो। ये होता है बोन मैरो कैंसर, ठीक है। बोन मैरो जो होता है हमारे बोन के अंदर, जो फ्लूइड जो मूव करते रहता है फ्लूइड, उसमें कैंसर हो जाता है। तो आप जानते हैं कि बोन किससे बना हुआ है? कैल्शियम, और उसके अंदर कौन है? फास्फोरस। तो उससे रिलेट करना है, उससे याद रखना है कि ये जो बोन मैरो कैंसर है, ये ऐसे लिखा जाता है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया डिजीज जो हुआ, बट होता है बोन मैरो। जो बोन है, बोन के अंदर ब्रेक करने के बाद उसके अंदर जो ब्राउन कलर का फ्लूइड घूमते रहता है, वो उसके अंदर कैंसर आ जाता है, तो उसमें ये मेडिसिन यूज करते हैं। तो बोन मैरो के अंदर होता है फास्फोरस। बोन हम लोग का किससे बना हुआ है? कैल्शियम से और फास्फोरस से। तो उस फास्फोरस को जस्ट ट्रीट करने के लिए एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस यूज करते हैं। ये हुआ आपका। तो कैंसर के ऑपरेशन में ज़्यादा रेडियोएक्टिव एलिमेंट ही यूज करते हैं, जिसमें कोबाल्ट हो गया, या ये फास्फोरस हो गया, या आपका जो है रेडियम हो गया। सिस्प्लेटिन रेडियोएक्टिव नहीं है, वो अलग है, बट वो ओरल मेडिसिन है। एक और आप पढ़ लेंगे नाउ। आयोडीन भी यूज करते हैं। आयोडीन ये है 53 और ऊपर में होता है 131, यहाँ स्टार लगा देंगे। ये रेडियोएक्टिव आयोडीन 131। इसको बोलेंगे आप रेडियोएक्टिव आयोडीन। ये रेडियोएक्टिव आयोडीन है। आपके पीरियोडिक टेबल में आयोडीन ऐसा होता है। ये स्टेबल आयोडीन है। आपका जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, उसमें स्टेबल आयोडीन ये है, बट ये आयोडीन जो है और 131, ये आयोडीन जो होता है ये रेडियोएक्टिव आयोडीन होता है। ये थायराइड ग्लैंड कैंसर जो होता है, जो गले के पास जो कैंसर हुआ, यहाँ पे गले में थायराइड जो बढ़ता है और उसको वो कैंसर का जस्ट सीधे सीधे फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, उस कैंसर में इसको यूज करते हैं। आयोडीन जो होता है तो यूज एज मेडिसिन। सब रेडियोएक्टिव हैं।
सो ये था यूजेज ऑफ रेडियम। रेडियम का हम लोग यूज कर रहे थे, बट इसमें और भी मैंने कुछ पॉइंट जोड़ दिया अपनी तरफ से, और आगे पढ़ना ही है तो दोबारा रिपीट करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, और है तो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट क्लास फिर मैं और यूजेस बताऊंगा कैल्शियम का, बेरियम का, मैग्नीशियम और बेरिलियम। तो अभी के लिए ये तो एक फर्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर 1 आपको कंप्लीट करना है, लेक्चर 2 और आज एक और मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेक्चर 3 भी आज मैं डालूंगा यूट्यूब पे। तो 3 वीडियो, संडे है, संडे को कोशिश करते हैं 3 घंटे का कंप्लीट हो जाए आपका। तो एक और वीडियो मैं आज रिकॉर्ड करूंगा।